सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक में 16वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। पानी की कहानी। पानी की कहानी का आधा अध्ययन हमने कर लिया था और जो बूंद है वह बता रही थी कि जो पृथ्वी है हमारी वह पहले आग का गोला थी ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि लेकिन जो पृथ्वी थी वह आग का गोला थी, तो फिर तुम पानी कैसे बन गई। मुझे ठीक पता नहीं। बूंद कह रही है कि मुझे इसका पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया, लेकिन हमारा जो ग्रह है अर्थात पृथ्वी है वह धीरे धीरे ठंडी होती चली गई। और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया और मुझे उत्पन्न किया कि हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में रासायनिक क्रिया के कारण मैं उत्पन्न हो गई और उनका जो वास्तविक जो स्वरूप था उसको उन्होंने गंवा दिया और मुझे उत्पन्न किया। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, वह अब अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कई 17वां भाग रह गया था। अर्थात पहले मेरा जो शरीर है, बूंद कहती है, वो भाप के समान था। उसके बाद में अत्यधिक छोटा हो गया। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। जहाँ तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अस्तित्व अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था, अर्थात जो बर्फ थी वह चमकने लगती थी। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे कि हमारे कुछ साथी ऐसे भी थे जो आंधी आने पर ऐसे सोचते थे कि हम इनके साथ उड़ जाएं। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक? कई लाखों वर्षों तक, कई लाख। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो बर्फ बनी थी वह अत्यधिक आनंद का समय रहा होगा और यह कितने दिनों तक रहा। तो जो बूंद है वह कहती है कि लाखों वर्षों तक यह आनंद का समय रहा। हाँ, चौंको नहीं, मेरे जीवन में 200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। अब जो बूंद है वह कह रही है कि तुम ऐसे चौंको मत कि मैंने लाखों वर्ष बोला है इसीलिए आप चौंक रहे हो। यह तो मेरे जीवन में जिस तरह से हम दाल में मामूली नमक डालते हैं उसके समान है। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जाना अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। अब लेखक कह रहे हैं कि ऐसे दीर्घजीवी अर्थात लंबे समय तक जीवित रहने वाले जीव के साथ मैंने बातें करके और अपने आप को धन्य माना। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अब क्या होगा? जो बूंद है वह कहती है कि हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे और अचानक हमें ऐसा आभास हुआ कि हम यहाँ से सरक रहे हैं। इतने दिन आनंद से कटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हमें न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम पिछले चले जा रहे हैं। यहाँ पर बूंद कहती है कि बहुत समय तक हम बर्फ बन के और आनंद से अपना समय व्यतीत कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में हम जैसे ही वहाँ से सरके तो हमें ऐसा पता लगा कि जो हमारे भार से, हमारे वजन से जो हमारे नीचे की जो बर्फ़ है वह पिघल गई है और अब उसका जो ठोसपन है वह छूट चुका है। कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी। इसके फलस्वरूप में पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। अब बूंद कहती है कि कई महीने हम समुद्र में इधर उधर घूमते रहे, फिर एक दिन गर्म धारा में हम मिल गए। उसको जो गर्म धारा थी उसको ठंडा करने के लिए हम
उसकी जो गर्मी थी उसको सोखना प्रारंभ कर दिया और इसके फलस्वरूप हम में पिघल करके पानी हो गई और समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें नीरा नमक भरा है। जो बूंद है वह कहती है कि इतने दिन में समुद्र के लिए यह सोचती थी कि इस समुद्र में केवल मेरे भाई बंधुओं का ही राज्य है, लेकिन समुद्र में मिलकर के मुझे पता चला कि मेरे बंधु बांधवों का राज्य नहीं है, चहल पहल तो वास्तव में दूसरे जीवों की ही है। पहले समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया, जी मचलने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। बूंद धीरे धीरे समुद्र के अंदर जाने लगी। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियाँ, कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ देखी। एक मछली ऐसी दिखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। अब बूंद है वह समुद्र के अंदर गहरे पानी में जाने लगी। गहरे पानी में जाने पर बूंद ने देखा कि अनेक जालीदार मछलियां हैं, घोंगे अर्थात जल के जो जीव हैं उन सबको उसने देखा। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगते थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन के लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देख करके कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियां इसके पास आ जाती थी और यह जब भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। विचित्र है, लेखक कहता है कि यह तो और भी आश्चर्यचकित करने वाली बात है। जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहाँ भी जंगल है। छोटे ठिगने, मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत में उगे हुए हैं। वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधे तथा महा आलसी हैं। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। बूंद समुद्र के नीचे चली गई। नीचे जाने के बाद में अब बूंद वापस ऊपर आना चाहती थी तो बूंद को लगा कि यह असंभव है। अब बूंद है वह धरती के माध्यम से वापस ऊपर आना चाहती थी। यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वही पड़ा रहना ठीक था कि कुछ जो बूंद के कण थे वो तो ये सोच रहे थे कि यहाँ पर ही पड़े रहें, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या क्या छुपा हुआ है। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहाँ ठोस वस्तु का नाम भी नहीं था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए असह्य था। हमारे अगुआ कांपे तो देखते देखते उनका शरीर ओसजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। अब बूंद कहती है कि हम आगे बढ़ते चले जा रहे थे, लेकिन हम धीरे धीरे जहाँ पर अत्यधिक तापक्रम था वहाँ पर पहुँच गए तो हमारे जो आगे के जो कण थे
वो कांपे और धीरे धीरे वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बदल गए। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने को बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी और जो बूंद है वह वहाँ से एक तरफ निकली। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं और लपटें निकल रही हैं। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कह रही हो। अब लेखक है वह कह रहे हैं कि हाँ, मैं इस बात को समझ गया कि वह दृश्य कौन था, अर्थात वह ज्वालामुखी के माध्यम से पृथ्वी से बाहर आए। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। जब हम ऊपर पहुँचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरजकर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर उधर ले जाती, कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में छवचंद खिलौने करते फिरते थे। बहुत से भाप के जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले थे और नीचे झुकाए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मेली कुचली हो एक और बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने की जो किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। अर्थात बूंद बारिश बन करके और पहाड़ों पर गिरी और पहाड़ों पर गिरने पर जो पत्थरों पर पानी गिरता है तब आवाज़ आती है। तो बूंद कहती है कि जो आनंद आया उसे मैं भुला नहीं सकती। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसीलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। बूंद कहती है कि मैं भूमि को देखने के लिए एक छोटी सी धारा थी, उसमें मैं मिल गई। सरिता के वे दिवस बड़े मजे के थे और जो नदी के अर्थात में नदी में मिल गई थी तो वे दिन भी अत्यधिक आनंददायक थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या आगे बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। अब बूंद कहती है कि नदी के माध्यम से हम एक नगर के पास पहुँचे। नगर के पास जाते ही हमने देखा कि एक दीवार है, उसमें से काली काली हवा निकल रही है। उस हवा को देखने के लिए जैसे ही मैंने आगे बढ़ी, जो ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल में घूमती फिरी। मैं प्रतिक्षण उसमें से निकलने भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय में ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। अर्थात बूंद नदी के माध्यम से नल के अंदर आ गई। नल में वह घूमी और एक रात ऐसी जगह पर पहुंच गई जहां पर नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें से होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। वह रुकी। सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती हूँ। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद अब धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। अर्थात सूर्य के निकलने के बाद में ओस की बूंद धीरे धीरे भाप बन करके और हवा में उड़ गई। धन्यवाद।